टुवाल जैसे कि जो एनाटमी का जो लास्ट लेक्चर था, जो हमने थोड़ा सा पार्ट 1 स्टार्ट किया था, उसमें हमने जो सरफेस एनाटमी के जो 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमारा एक पहला था कि एंटीरियर चेस्ट वाल और उसके बाद ही रिब्स। अब इस लेक्चर में हम डायफ्राम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब डायफ्राम के बारे में इसने बताया हुआ कि जो डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन होता है वो हमारा जो ज़ीफी जॉइंट बनता है उसके बिहाइंड लाई करता है। ठीक है, अब जब हम मतलब कि मिड रेस्पिरेटरी पोजीशन में होंगे ना, तो हमारा जो राइट डोम होता है वो डायफ्राम का वो अपवर्ड होता है और वो जाता है, कहाँ जाता है कि मिड क्लेविकुलर लाइन में जब जाएगा ना, तो फिर वो अपर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ रिब तक पहुंचता है। ये राइट मतलब कि डोम की बात है। मतलब कह रहा है कि जब हमारी मिड रेस्पिरेटरी पोजीशन है, ठीक है, जो राइट डोम होता है डायफ्राम का, ठीक है, एक तो उसकी जो आर्चीज होंगी वो अपवर्ड होंगी, अपवर्ड होके फिर वो मिड क्लेविकुलर लाइन में जब जाएंगी ना, तो फिर वो फिफ्थ रिब के अपर बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब उसके लेफ्ट डोम में बात कह रहा है कि जो लेफ्ट डोम होगा वो हमेशा क्या जाएगा कि फिफ्थ रिब के लोअर बॉर्डर पे जाएगा। ये पीछे पड़ा था कि जो हमारा राइट जो वाला जो डोम होता है वो हमारा अपर बॉर्डर पे होता है फिफ्थ रिब के, और लेफ्ट डोम वाला लोअर बॉर्डर होता है फिफ्थ रिब के। वही सेम बात है कि वो अपवर्ड होगा, वो ये लेफ्ट डोम होता है वो लोअर बॉर्डर पे होता है, मतलब कि डाउनवर्ड होता है। अब निपिल, अब कह रहा है कि जब अब मेल देखा जाए, अगर मेल को देखते हैं तो उसके जो निपिल होते हैं वो हमेशा जो हमारा जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं उधर लाई करते हैं, और जो कि हमारे मिड लाइन से 4 इंच तक उसका डिस्टेंस होता है या 10 सेंटीमीटर। अगर फीमेल में देखा जाए तो उसकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं होती। क्यों कांस्टेंट नहीं होती? क्योंकि उनकी साइज़ जो होती है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि अब जब भी उनकी मतलब कि पीरियड्स के बाद जब भी उनकी हमारी होती है कि जो बेबी बर्थ होती है, तो फिर उनकी जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं उनकी जो निपल का जो पार्ट होता है, ठीक है, जो निपल होता है वो उनकी साइज़ चेंज होती रहती है। तो इसी के लिए फीमेल की जो होती है ना पोजीशन वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, अब कह रहा है कि जो T4 डर्माटोम होता है ना वो हमेशा क्या करता है कि मतलब कि निपल को क्रॉस करके जाएगा। कहाँ करके जाएगा? मतलब कि वो क्रॉस करके जाएगा, कहाँ क्या बनाएगा? ब्रेस्ट बनाएगा। मतलब कि वो ये जो D4 डर्माटोम होता है ना, ये हमारे निपल को क्रॉस करता है बोथ सेक्सेस में, मतलब कि फ़ीमेल में भी क्रॉस करके जाएगा और मेल में भी क्रॉस करके जाएगा। ये बताया कि मेल में जो होता है उसकी साइज़ बताई हुई है कि वो 4 इंच तक होता है मिड लाइन से, और फीमेल में कांस्टेंट पोजीशन नहीं होती। क्योंकि आफ्टर मतलब कि बेबी के बर्थ के बाद उनकी जो निपल की साइज़ होती है मतलब कि जो चेंज हो जाती है, तो इसी वजह से उनका कांस्टेंट नहीं होता। और जो T4 जो डर्माटोम है वो बोथ सेक्सेस के जो निपल होता है उसको क्रॉस करके फिर हमारा ब्रेस्ट बना देता है। अब है एपेक्स बीट ऑफ द हार्ट। अब कहता है कि जो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लोअर पोर्शन होता है ना वो हमारा एपेक्स ऑफ द हार्ट बनाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो हमारी जो एपेक्स होती है ना हार्ट की, वो एक तो हमारी फॉरवर्ड होगी, किसके अगेंस्ट? थोरैक्स वॉल के अगेंस्ट वो फॉरवर्ड होगी। कब होगी? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारी क्या होगी? एपेक्स बीट काज होगी। मतलब कि जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी हार्ट की तो हमारी एपेक्स बीट काज होगी। ठीक है, और जब यह एपेक्स बीट जो होती है ये हमारी क्या होती है कि ये हमारी एक तो फॉरवर्ड की तरफ होती है और अगेंस्ट होती है थोरैक्स वॉल के। अब कहता है जो हार्ट होता है ना वो फॉरवर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्यों होता है कि वो इसलिए क्योंकि इजेकुलेशन ऑफ द ब्लड हो जाती है। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा तक उसकी मतलब इजेक्शन होती है कि ब्लड की इजेक्शन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फोर्स होता है ब्लड में वो एओर्टा से जाके फिर वो क्या करता है कि हमारा जो एओर्टा में कर्व काज करता है, जिसकी वजह से वो उसको कर्व काज करके उसे स्ट्रेंथ मतलब कि उसको सीधा कर देगा। ठीक है, और क्या करेगा कि हार्ट को मतलब कि फॉरवर्ड की तरफ पुश करेगा। ठीक है, ये बताया कि जो हार्ट होती है फॉरवर्ड कैसे होती है? क्योंकि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इजेक्शन ऑफ द ब्लड होती है। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। ठीक है, और जो फोर्स होता है जो ब्लड का वो एओर्टा में जाएगा, तो वो क्या काज करेगा कि वो एओर्टा में कर्व आ जाएगी, जो क्या करेगी वो उसको मतलब स्ट्रेटन करेगी, जिसकी वजह से जो हार्ट का जो फिर क्या करेगी, फिर वो हार्ट को फॉरवर्ड की तरफ पुश करेगी। ठीक है, अब कहता है कि अपेक्स ऑफ द हीट है इस मतलब कि अपेक्स बीट जो होते हैं इसको हम फेल्ट कैसे करते हैं? ये हमारी फेल्ट अब ऐसे करेंगे जब हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा फ्लैट हैंड रखेंगे। कहाँ कर रखेंगे? चेस्ट वाल पे ओवर द हार्ट। मतलब कि जब हम फ्लैट हैंड होगा वो क्या करेंगे, हमारा कहाँ पे रखेंगे? जो हमारा हार्ट होता है उसके ओवर हार्ट रखेंगे। कहाँ पे? चेस्ट वाल के ओवर हार्ट पे रखेंगे, तो इसको हम फील कर सकते हैं, पालपेट कर सकते हैं।
मतलब कह रहा है कि हम प्लेस करेंगे हैंड को, कहाँ प्लेस करेंगे, चेस्ट वाल पे प्लेस करके और हार्ट प्लेस करके हम क्या करेंगे, एपेक्स जो बीट है उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। कहता है कि अब जब कार्डियक पल्सेशन हो गई, वो हमें डिटरमाइन हो गई, तो फिर हम क्या करते हैं कि एपेक्स बीट होती है ना, उसको हम लोकलाइज करते हैं। क्या करेंगे कि हम जो 2 फिंगर्स होंगे ना उसको प्लेस करेंगे, कहाँ करेंगे, जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेसेस होंगी ना वहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। और उसको मूव कर जाएंगे, मूव तब तक करते जाएंगे जब तक उसकी जो मैक्सिमम पल्सेशन जो है वो हमें मिल नहीं जाती, ठीक है। अब ये कहता है कि जो अपेक्स बीट होती है ना वो नॉर्मली कहाँ होती है कि जो हमारा लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस होती है उस 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, और ये 3.5 इंच मिड लाइन से डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आपको मतलब कि एपेक्स बीट नहीं मिल रही तो फिर आपने क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि आपने लीन फॉरवर्ड में पोजीशन में चले जाना है, ठीक है। लीन फॉरवर्ड में जाएगा सिटिंग पोजीशन में, तो फिर हम उसकी एपेक्स बीट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब तो ये तो मेल की बात होगी। अब फीमेल में यूँ होता है कि उसमें पेंडुलस ब्रेस्ट होते हैं, तो उसको एग्जामिन कैसे करेंगे। उसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिंगर्स को हम रेज करेंगे लेफ़्ट ब्रेस्ट से और बिलो करेंगे इंटरकोस्टल स्पेस, उसको लेफ़्ट ब्रेस्ट से उसको बिलो मतलब कि इंटरकोस्टल स्पेस में उसको राइज करके हम उसको पल्पेट कर सकते हैं। अब एक्सिलरी फोल्ड, अब ये जो एक्सिलरी फोल्ड है इसमें सबसे पहले बताया कि जो हमारा पेक्ट मेजर का जो लोअर बॉर्डर होता है वो एंट्री एक्सिलरी फोल्ड बनाता है, ठीक है। अब ये जब मतलब ये किस लिए बनता है, ताकि हम क्या करेंगे, ताकि हम पेशेंट को पूछ सकें कि वो हमारा हैंड प्रेस करेगा हैंड को अगेंस्ट दी हिप, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री एक्सिलरी फोल्ड को हम क्या करेंगे, मेड कर सकते हैं। अब कहता है कि जब हमारा टेरेस डोर्साई का जो मसल है, टेंडन है, ठीक है, वो जब पास करेगा हमारे टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर से, तो हमारा पोस्टियर जो एंट्री एक्सिलरी फोल्ड है ना वो बनता है। ये बस 2 बातें बताइए कि जब लोअर बॉर्डर पेक्ट मेजर का बनाएगा एंट्री एक्सिलरी फोल्ड, और हमारा जो टेंडन होता है टेरेस डोर्साई का, जब वो लोअर बॉर्डर ऑफ दी टेरेस मेजर मसल के पास होगा तो वो पोस्टियर एक्सिलरी फोल्ड बना देगा, ठीक है। अब ये पोस्टियर चेस्ट वाल, अब ये पोस्टियर चेस्ट वाल में सबसे पहले स्पाइनस प्रोसेस। अब ये स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ये होता है, इसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। जो हमारे मिड लाइन है उससे उसके पोस्टियर इसको पाल्पेट कर सकते हैं। इसको पाल्पेट करने के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, जो मिड लाइन की जो स्किन होगी वहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जो पोस्टियर सरफेस होता है ना नेक का, उसको लेके हमने कहाँ चला जाना है, नक्कल ग्रूव में चला जाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट स्पाइनल प्रोसेस होता है ना वो हमारा कहाँ पे फेल्ड होता है, 7th सर्विकल वर्टिब्रा में, जिसे हम वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्पाइनस प्रोसेस 7th सर्विकल वर्टिब्रा में हमें पाल्पेट हो सकता है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कहता है कि जो हमारे जो ओवरलाइंग जो स्पाइन्स होते हैं ना थोड़े से वर्टिब्रा के, वो हमेशा क्या होते हैं, वो इसके बिलो इसके लेवल से बिलो होते हैं, ठीक है। मतलब कि लेवल बताएगा इनके इस लेवल से ये जो ओवरलैपिंग जो होती है स्पाइन्स की वो बिलो होती है। अब कहता है एक लिगामेंट की बात करिए कि लिगामेंट नकाई जो होता है वो हमारी क्या करता है कि जो हमारी जो स्पाइन्स होते हैं ना सर्विकल 1 से लेकर सर्विकल 6 के वर्टिब्रा को, उनके स्पाइन्स को कवर करता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो हमारा जो स्पाइनस प्रोसेस का जो टिप होता है ना वो हमेशा क्या होता है कि हमारे नेक्स्ट वर्टिब्रा के बॉडी के पोस्टीरियर लाई करता है और बिलो लाई करता है, ठीक है। आप इधर बताया हुआ स्केपुला की बात बताई होगी। स्केपुला को हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ये एक तो फ्लैट है और ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। अब ये बताइए कि लोकेटेड कहाँ पे, ये हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ना सोरेस का, उसके अपर पार्ट पे ये लोकेटेड होता है। अब इसकी जो सुपीरियर एंगल होगी वो हमेशा जो हमारा जो सेकंड थोड़े से वर्टिब्रा है ना उसके अपोजिट लाई करेगी, उसके स्पाइन के अपोजिट लाई करेगी, ठीक है। अब जो स्पाइन होता है स्केपुला का वो एक तो सबक्यूटेनस है, ठीक है, और हमारा जो स्पाइन का जो रूट होता है वो हमारा कहाँ लाई करता है कि जो हमारा जो थर्ड थोड़े से वर्टिब्रा है ना उसके स्पाइन पे लाई करता है, ठीक है। ये रूट की बात है। अब इसके अलावा इसकी जो इन्फीरियर एंगल होती है वो हमारी जो 7th थोड़ी सी वर्टिब्रा है ना उसके स्पाइन के उसी के लेवल पे लाई करती है। अब ओरिएंटेशन लाइन, मतलब कि ये ओरिएंटेशन लाइन मतलब कि ये इमेजिनरी लाइन्स आती हैं जो कि क्या करेंगे कि इंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट वाल है ना उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मिड एक्सटर्नल एंड लाइन, जो मिड एक्सटर्नल लाइन है ना ये हमारी जो मीडियन प्लान होता है वहाँ लाई करेगी, और ये कहाँ स्टर्नम के ऊपर लाई करेगी, ओवर द स्टर्नम पे ये मीडियन प्लेन में ये लाइन प्रेजेंट होती है। अब जो मिड क्लेविकुलर लाइन है ये हमारी एक तो वर्टिकली होती है और डाउनवर्ड ही होती है। कहाँ से लेके, मतलब कि जो क्लेविकल का जो मिड पॉइंट होता है ना उधर से ये वर्टिकली रन करती है और डाउनवर्ड की तरफ रन करती है। इसको हम मिड क्लेविकुलर लाइन कहते हैं।
अब ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, अब ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, एक तो ये वर्टिकली जाएगी और डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। कहाँ पे इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है वहाँ से ये बनती है, वहाँ बनती है। अब ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ये भी सेम ही तरह वर्टिकली है और डाउनवर्ड की तरफ है, और ये कहाँ से फिराम होती है, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड से ये बनती है। अब ये मिड एक्सिलरी लाइन, अब ये जो मिड एक्सिलरी लाइन है ये एक तो रन करेगी, वर्टिकली रन करेगी और डाउनवर्ड रन करेगी, और ये हमारा इंटीरियर और जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है ना उनके बिटवीन ये लाई करती है। उसके बाद है स्केपुलर लाइन, अब ये स्केपुलर लाइन ये भी सेम ही तरह सब की तरह ये वर्टिकली लाई करती है, रन करती है और डाउनवर्ड की तरफ होती है। अब ये कहाँ होती है कि हमारा जो थोरेक्स का जो पोस्टीरियर वाल होता है ना वहाँ होती है, ठीक है। ये हमारी जो स्केपुला की जो इन्फीरियर एंगल है ना उसमें से पास होके ये स्केपुलर लाइन बनती है। अब है हमारा ट्रैकिया, अब ये जो ट्रैकिया है ना, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एक्सटेंशन कैसे है। सबसे पहले ये जो हमारा कह रहा है कि जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है ना उसके लोअर बॉर्डर से ये एक्सटेंड होता है, ठीक है, और ये हमारा जो 6th सर्विकल वर्टिब्रा होता है उसकी बॉडी के अपोजिट लाई करता है, ठीक है। और नेक में ये कहाँ पे जाता है कि ये एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे लाई करता है, मतलब कि जो लेवल होता है थोरेक्स में एक्सटर्नल एंगल का, ये वहाँ तक ये ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है कि ये हमारा जो एंड होता है, ये हमारा जो मिड लाइन होती है ना, राइट ऑफ द मिड लाइन में ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये डिवाइड होकर राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि जब ये मिड लाइन में राइट की तरफ पहुंचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। मतलब कि ये राइट जो मिड लाइन की जो राइट साइड होगी, ठीक है, उधर ये फिर राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में मतलब कि डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये जो इसकी जो नेक होती है उसकी रूट पे ये क्या करेगा, इसको हम पालपेट कर सकते हैं। कहाँ पालपेट कर सके, जो हमारी सुप्रा एक्सटर्नल नोच होती है ना उधर हम इसको इजीली पालपेट कर सकते हैं। अब ये लंग्स, अब हम इस लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में, इसकी अपेक्स के बारे में पता है कि ये हमारी प्रोजेक्शन, इसकी प्रोजेक्ट कहाँ से होती है, नेक से प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। अब ये कैसे इसको मैप आउट कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी का जो इंटीरियर सरफेस है उस पर एक कर्व लाइन बना के हम इसको मतलब कि मैप आउट कर सकते हैं। एक तो ये जो लाइन होती है इसकी अपेक्स की, वो हम कॉन्वेक्स की तरह बनाएंगे और अपवर्ड मतलब बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारी जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है उससे 1 इंच तक अबव लाई करती है, मतलब कि जो 1 इंच होता है ना उसके अबव लाई करेगी, ठीक है। और ये किसके जो इंटरमीडिएट थर्ड होता है ना क्लेविकल का, वहाँ ये होती है, ठीक है। अब इसके बॉर्डर्स के बारे में बात हुई कि राइट लंग का बॉर्डर जो होता है इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, वो हमारा जो होता है स्टेनोक्लेविकुलर लाइन जो होती है जॉइंट जो होता है उसके बिहाइंड लाई करेगा, और ये हमारा डाउनवर्ड मतलब कि रन करेगा, फिर ये मिड लाइन में जब पहुँचेगा तो ये एक्सटर्नल एंगल के बिहाइंड लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद ये डाउनवर्ड की तरफ ये कंटिन्यू होकर फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा, जीफ एक्सटर्नल जॉइंट पे पहुँच जाएगा। उसके बाद ये इंटीरियर राइट लंग का हो गया बॉर्डर, अब है लेफ्ट लंग का इंटीरियर बॉर्डर। इसका भी कोर्स सेम है कि बस ये डिफरेंस है कि ये 4th कोस्टल कार्टिलेज जो होती है वहाँ ये उसके लेवल पे चला जाएगा, फिर ये क्या करेगा कि वहाँ डेविएट हो जाएगा लेटरली। जब ये डेविएट हो जाएगा ना कुछ वेरिएबल डिस्टेंस से लेटरली का, मतलब कि जो कि लेटरल मार्जिन होगा स्टर्नम का, उधर से ये लेटरली डेविएट हो जाएगा तो ये फिर एक कार्डिक नोच बना देगा। अब जब हार्ट है वो लंग्स को डिस्प्लेस कर रही है तो उसको हम वो क्या बनाएगी, वो मतलब कि वो ये नोच बना देगी। मतलब कि जब हार्ट डिस्प्लेसिंग करेगी लंग को तो फिर लेफ़्ट की तरफ से, तो फिर ये क्या करेगा, तो ये कार्डिक नोच हमारी बनती है। अब कह रहा है कि जो इंटीरियर बॉर्डर होता है ना वो फिर डाउनवर्ड की तरफ रन करेगा, फिर ये कहाँ पे जाएगा कि हमारा सेम ही तरह जो फिर किसके लेवल पे जाएगा, जीफ एक्सटर्नल जॉइंट पे जाएगा, जैसे कि राइट लंग में था। अब लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग, ठीक है। अब जो लोअर बॉर्डर होता है वो लंग का, अब जब हम मिड इंस्पायरेशन को देखा जाए तो उसमें एक तो ये कर्व लाइन फॉलो करेगा, ठीक है। अब ये जो लोअर बॉर्डर होगा ये हमारी जो 6th रिब होगी उसको क्रॉस करके, जो कि हमारी इस मिड क्लेविकुलर लाइन में होगी, उससे क्रॉस करके हमारी जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है जो कि 8th रिब में होगा, वहाँ तक जाके फिर ये हमारे 10th रिब जो होती है जो कि हमारी वर्टिब्रा के एडजेसेंट होगी ना, वहाँ तक ये पहुँचेगा। मतलब कि 6th रिब से 10th रिब तक इसकी कंटिन्यूएशन बताई हुई है, ठीक है। जब ये वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट होती है जो 10th रिब, उसके पोस्चरी होगा। अब कह रहा है कि जो हमारा जो इंफीरियर बॉर्डर का जो लेवल होता है ना वो चेंज होता है
कब चेंज होगा, जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करेंगे तो इंफीरियर बॉर्डर होगा ना जो लंग का, वो चेंज हो जाएगा। अब ये तो इंफीरियर लोअर बॉर्डर हो गया। अब ये लंग का पोस्टीरियर बॉर्डर। अब जो लंग का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये हमारा एक तो ये डाउनवर्ड की तरफ एक्सटेंड करता है। ये हमारा जो स्पेनस प्रोसेस होता है ना वहाँ से स्टार्ट होकर 7 सर्विकल वर्टिब्रा से जाके 10 थोरेसिक वर्टिब्रा तक इसकी कंटिन्यूएशन है। और ये हमारी जो मिड लाइन होती है उसके 1.5 इंच के डिस्टेंस पे होता है। अब इसके बाद एक फिशर होता है, ओब्लिक फिशर। अब ये एक लंग में फिशर होता है जो जिसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं कि हम ये कहाँ से स्टार्ट होगा कि हमारे जो रूट होता है स्पाइन ऑफ जिसके ऊपर उसके ऑब्लिकली जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाके फिर ये लेटरली जाएगा, फिर इंटेरली जाएगा। ठीक है, ये एक फिशर बनेगा। अब ये जो इसका जो कोर्स होगा ना 6 रिब से 6 कोस्टोकॉन्ट्रल कंजंक्शन तक चला जाएगा, ये फिशर बनेगा। अब जब हम लेफ़्ट लंग देखा जाए तो उसमें जो अपर लोब होता है ना वो एक तो अबव होता है और एंटीरियर होता है इस लाइन के, जबकि लोअर लोब जो होता है वो बिलो होता है और इसके पोस्टीरियर, इस फिशर के पोस्टीरियर लाई करेगा। अब इसका हॉरिजॉन्टल फिशर जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है ये एक तो एडिशनल फिशर है, ये राइट लंग में सिर्फ होता है। अब ये फिशर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसको जब हम जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है जब उधर हम हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये किसके साथ मीट करेगा, ओब्लिक फिशर के साथ मीट करेगा मिड एक्सिलरी लाइन में। ठीक है, अब इसका हॉरिजॉन्टल फिशर में जो है इसका अपर लोब होता है ना वो अपर लोब होगा। जब हॉरिजॉन्टल फिशर में वो अपर लोब होता है वो इसके अबव लाई करेगा। ठीक है, और मिडल लोब जो होगा वो इस हॉरिजॉन्टल फिशर के बिलो लाई करेगा। ठीक है, अब इसका जो हमारा जो लोअर लोब होता है वो इसके बिलो होता है और हमारे ऑब्लिक फिशर के पोस्टीरियर होता है। अब इधर देखो ये मिसाल के तौर पे ये हमारा एक अपर लोब है। अब ये जो लाइन जा रही है ये हमारा ऑब्लिक फिशर है। ठीक है, ये हमारा ये जो ऑब्लिकली लाइन जैसे बनती है ना ये हमारा ऑब्लिक फिशर बन रहा है। ठीक है, ये उसकी ये बताई हुई है कि ये लोअर लोब हो गया, ये लोअर लोब है। ठीक है, इधर ये ऑब्लिकली एक फिशर बनेगा। अब इसमें जो फिशर है ना ये हमारे क्या करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल ना ये हॉरिजॉन्टली इधर कट करेगा इसको। हमारे जो ऑब्लिक फिशर, ये हमारा ऑब्लिक फिशर था इसके बीच में से ये कट करेगा, हॉरिजॉन्टली ये कट कर रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। प्लूरा जो है लंग्स के थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, उसके मतलब कि उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग में उससे मतलब कि थोड़ा सेम है। ठीक है, अब सबसे पहले कह रहा है कि जो प्लूरल सैक होता है उसकी बाउंड्रीज होती हैं, उसको हम कैसे मार्क आउट कर दे सकते हैं कि हम क्या करेंगे, उसकी सरफेस होती है जो बॉडी की उस पर लाइनिंग करेंगे। अब जो लाइनिंग होगी ये क्या करेगी, पैरेटल प्लूरा को लिमिट में रखेगी। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के सरफेस के क्लोज होगी। इस लाइन्स को हम कहते हैं लाइन्स ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। अब इधर बात है सर्विकल प्लूरा। जो सर्विकल प्लूरा होता है एक तो ये अपवर्ड बल्ज आउट होता है नेक में। ठीक है, और इसकी जो सरफेस मार्किंग है वो आइडेंटिकल है किसके, जो हमारी लंग का जो एपेक्स होता है ना उसके साथ। अब इसमें क्या करेंगे, एक कर्व लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, एक तो कन्वेक्स होगी और अपवर्ड की तरफ होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, जो हमारा स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है उससे 1 इंच तक होगी और ये किस जंक्शन, ये हमारा जो इंटरमीडिएट थर्ड होता है जो क्लेविकल का उसके जंक्शन तक चली जाएगी। अब उस लंग की तरह इसकी अभी बॉर्डर की बात है कि जो इसका जो राइट प्लूरा होता है उसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो एक तो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है उसके बिहाइंड लाई करेगा। ठीक है, वो जब मिड लाइन में रीच करेगा तो ये स्टर्नल एंगल के बिहाइंड होगा। फिर ये कि जो बॉर्डर होगा ये कंटिन्यू हो जाएगा डाउनवर्ड, फिर ये डाउनवर्ड होके फिर ये जीफी स्टर्नल जॉइंट तक पहुंचेगा। सेम है उसकी तरह। अब इसका जो इंटीरियर बॉर्डर है लेफ्ट प्लूरा का उसका भी सेम कोर्स है, पर वो किसके लेवल पे होगा, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होगा। फिर वो वहाँ क्या करेगा, एक तो वहाँ पे लेटरली डेविएट हो जाएगा और फिर जो हमारा लेटरल मार्जिन होगा स्टर्नम का वहाँ पे एक्सटेंड होकर कार्डिक नोच बना देगा सेम ही तरह के। ठीक है, इसके बाद ये मतलब कि डाउनवर्ड की तरफ जाके टर्न करेगा तो फिर ये जीफी स्टर्नल जॉइंट की तरफ पहुँचेगा। सेम ही लंग्स की तरह। अब है लोअर बॉर्डर प्लूरा का। अब ये जो लोअर बॉर्डर है इसको हम बोथ साइड में एक तो हम एक कर्व लाइन ये फॉलो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जब ये मिड क्लेविकुलर लाइन ये 8th रिब को क्रॉस करेगा कहाँ पे, मिड क्लेविकुलर लाइन में, और ये हमारी मिड एक्सिलरी लाइन में ये 10th रिब को क्रॉस करेगा और 12th रिब में ये क्या हो जाएगा कि जो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसके एडजेसेंट पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये हमें नोट करना है कि जो लोअर मार्जिन्स होते थे जो हमने ऊपर पढ़े थे कि वो 6th, 8th और 10th रिब पे थी, जो कि 6 पे वो हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन पे था, 8th पे मिड एक्सिलरी और 10th पे एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम था। ये थोड़ा डिफरेंस है और इधर हैं 8, 10 और 12 हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेन पॉइंट है कि जो हमारा जो दो बॉर्डर होते हैं ना उसका जो डिस्टेंस होता है
मतलब कि बिटवीन टू बॉर्डर्स के जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस कहते हैं, ठीक है। अब हार्ट क्या है, अब इसकी एपेक्स भी होती है, इसके 4 बॉर्डर होते हैं। अब इसकी एपेक्स कैसे बनती है, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाती है, ठीक है। वो एपेक्स बीट के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगी, जो कि ये एपेक्स बीट है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो 5th लेफ्ट इंटरकोर्सल स्पेस में मिड लाइन के 3.5 इंच के डिस्टेंस से होती है। अब इसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो हमारा उसको वो कैसे बनता है कि हमारे जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं उसके रूट से बनेगा, और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेकंड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज से जाके फिर ये हमारा जो स्टर्नम के जो एज होता है उधर से जाके फिर ये थर्ड कोस्टल कार्टिलेज के तक ये जाता है, उसके एज तक जाता है, स्टर्नम के एज पे। मतलब कि जो सेकंड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज से जाके जो थर्ड का जो राइट कोस्टल कार्टिलेज है उधर तक ये सुपीरियर बॉर्डर हमारा एक्सटेंशन देता है। फिर ये आखिर में जब एंड होगा तो फिर हमारे स्टर्नम के एज पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये राइट बॉर्डर कैसे बनता है, इसको राइट आर्टरियम बनाती है। इसकी एक्सटेंशन बताई हुई है कि जो थर्ड जो राइट कोस्टल कार्टिलेज है उधर से 0.5 इंच के डिस्टेंस से जाके ये हमारी जो 6th कोस्टल कार्टिलेज है ना, 6th राइट कोस्टल कार्टिलेज तक 0.5 इंच के डिस्टेंस से जाएगा। ये भी हमारा जो स्टर्नम होता है उसके एज पे एंड हो जाएगा। बाद इनकी वो एक्सटेंशन बताइए कि ये जो था कि सेकंड जो लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज से एक्सटेंड होकर हमारी थर्ड राइट कोस्टल कार्टिलेज तक एंड हो रहा था एज ऑफ द स्टर्नम पे। ये डिस्टेंस है 0.5 इंच सेम, मतलब कि एज से कितने डिस्टेंस पे होगा, 0.5 इंच पे। इधर भी सेम जो होगा थर्ड राइट कोस्टल कार्टिलेज से एक्सटेंड होके 6 राइट कोस्टल कार्टिलेज तक एंड होगा, और हमारी जो एज होगी स्टर्नम के उससे के कितने डिस्टेंस से होगा, 0.5 इंच के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब इसका लेफ्ट बॉर्डर, अब ये जो इसका लेफ्ट बॉर्डर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाती है। अब ये जो स्टार्ट होता है हमारा जो सेकंड जो लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज है उधर से स्टार्ट होकर हमारी जो एज ऑफ स्टर्नम पर जाएगा तो फिर ये अपेक्स ऑफ बीट ऑफ द हार्ट तक ये पहुंचेगा, ठीक है। इसकी कंटिन्यूशन है। अब इसका जो इंफीरियर बॉर्डर होता है वो तो एक तो राइट वेंट्रिकल बनाती है, और इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो एपिकल पार्ट है वो हमारा एक्सटेंड होता है हमारा जो 6 राइट कोस्टल कार्टिलेज है उधर से जाके फिर ये हमारे एपेक्स बीट तक जाता है। लेकिन ये हमारा जो स्टर्नम होता है उसके 0.5 इंच के डिस्टेंस तक होगा। ये बस हार्ट है, उसके बॉर्डर है, उसकी एक्सटेंशन बताइएगा किसी कोस्टल कार्टिलेज से लेके कौन से कोस्टल कार्टिलेज तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बस वही चीज़ें हैं। अब थोरासिस ब्लड वेसल्स, अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा जो आर्क ऑफ द एओर्टा होता है और जो हमारी ब्रेकोसेफेलिक और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना, ये हमारी एक तो मेनिब्रम स्टर्नी के बिहाइंड लाई करती हैं ये तीनों ब्लड वेसल्स। उसके बाद इसने बताया कि जो सुपीरियर वेना केवा है ना, और उसकी जो टर्मिनल पार्ट्स हैं राइट और लेफ्ट ब्रेकोसेफेलिक वेन के, वो भी मेनिब्रम स्टर्नी के बिहाइंड लाई करते हैं। रिलेशन बताए हुए हैं कि वो मेनिब्रम स्टर्नी के बिहाइंड कौन कौन सी ब्लड वेसल्स लाई कर रही है। उसके बाद है इंटरनल थोरेसिस वेजल। अब जो इंटरनल थोरेसिस वेजल्स होते हैं ना, एक तो ये हमारी वर्टिकली रन करेंगे और डाउनवर्ड करेंगे, और ये हमारे जो कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके पोस्टीरियरली जाएंगे, और ये हमारे जो एज होता है स्टर्नम के उसके लेटरली जाके 0.5 इंच के डिस्टेंस तक होंगी, और ये फिर ये कहाँ तक पहुँचेंगी, हमारे 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक। उसके बाद है इंटरकोस्टल वेजल्स एंड नर्व। इसका जो ऑर्डर होगा सेम ही होगा, वेन VAN, मतलब पहले इंटरकोस्टल वीन आएगी, फिर इंटरकोस्टल आर्टरी, फिर इंटरकोस्टल नर्व, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था वही सेम ही बातें हैं, ठीक है। अब टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये हमारे जो पेक्टोरल मसल्स हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसकी जो लिम्फ ड्रेनेज है वो कहाँ जाएगी, वो जो हमारे एक्सिलरी जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ तक ये ड्रेनेज होती है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये तो एक तो हमारे सुपरफिशियल फेशिया में लाइव करते हैं, ठीक है, और ये हमारी जो एंटीरियर चेस्ट वाल है उसको कवर करते हैं। और ये कह रहा है कि जो हमारे जो चिल्ड्रेन होते हैं या मैन में ये रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है, और ये बाद में ये हमारे इनलार्ज होते हैं और हेमीस्फेरिकल शेप में हो जाते हैं फीमेल्स में। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ये फीमेल्स में एक तो इनलार्ज हो जाएंगे और हेमीस्फेरिकल शेप ले लेंगे। अब जो ब्रेस्ट होता है वो हमारी जो 6 वो लाई करता है 6 से लेके 6th रिब तक, मतलब कि 2nd रिब से लेके 6th रिब तक वो लाई करेगा, और ये उसके कोर्सिकली, और ये हमारा एक्सटेंड कहाँ से होता है, ब्रेस्ट एक्सटेंड होता है हमारा जो स्टर्नम का जो लेटरल मार्जिन से स्टार्ट हो के हमारी जो मिड एक्सिलरी लाइन है यंग एडल्ट फीमेल्स तक, वहाँ तक इसकी कंटिन्यूशन है। अब कह रहा है कि इसका जो अपर जो लेटरल एज है ना वो हमारा क्या करता है, वो एक्सटेंड होता है हमारा जो पेक्ट मेजर का जो लोअर बॉर्डर है उधर से एक्सटेंड होकर एक्जिला में इंटर हो जाता है।
अब ये कहता है कि जो हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो एक तो लार्ज हो जाती हैं और पेंडुलस हो जाते हैं वुमेंस में, ठीक है। अब ओल्डर वुमेन में वो जब मेनोपॉज हो जाता है तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो डिमिनिश हो जाएंगे, तो इसकी जो ब्रेस्ट की जो हेमिस्फेरिकल शेप है वो लॉस हो जाएगी और हमारे जो ब्रेस्ट फिर क्या हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे। हमारी जो स्किन होगी जब वो मतलब कि स्मॉल हो जाएंगे तो फिर जो ब्रेस्ट को जो ओवरलाइंग जो स्पिन जो कवर कर रही थी वो फिर रिंकल हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारा जो थोरेक्स का जो पार्ट 1 जो टॉपिक मतलब कि जो पोर्शन था थोरेक्स पार्ट 1 वो कंप्लीट होता है। तो हम अपना लेक्चर इधर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। बाय।